हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, बार बार आपकी डिमांड आ रही थी कि सर आप यूपी SSSC में जो जूनियर असिस्टेंट के लगवा रहे हैं उसके साथ साथ आप ग्राम पंचायत अधिकारी के भी यहाँ पर सेट लगवाइए, ठीक है ना। तो उसी दिशा में आज से हम लोग इस कार्य को शुभारंभ करने जा रहे हैं, श्री गणेश करने जा रहे हैं। इसमें मुझे आप लोगों की जो है हेल्प लगेगी, ठीक है ना, सहयोग लगेगा। और आपको मात्र इतना सा सहयोग करना है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे साथी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थोड़ी सी आप मेरी मदद करते चलिए, मैं आपको निरंतर जो है प्रैक्टिस इसकी कराता रहूँगा, है ना। तो आपके लिए ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। मेरे किसी भाई ने ये कमेंट किया था सर आप ये नहीं करवा रहे हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया कि आपको ये भी कराऊंगा मैं, है ना। ग्राम पंचायत अधिकारी BPO का भी आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेरा सहयोग बनाए रखें, है ना। तो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको क्रैक करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम के जो सिलेबस होता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस के बारे में ही यहाँ पर चर्चा करूँगा, है ना, सेट शुरू करने से पहले। तो जो सिलेबस है अभी हमारा लेटेस्ट सिलेबस 13/9/2023 को ये हमारा सिलेबस जारी हुआ है, ये नया पाठ्यक्रम है। तो इसी के अनुसार मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है, ये 3 भाग रहेंगे आपके एग्ज़ाम के। आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होने वाला है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, पर्याप्त समय है। इसमें आपकी रीजनिंग, मैथ जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो, है ना। पूरा आपका थ्योरेटिकल होगा। तो पहला जो भाग है उसमें आपके 6 पार्ट हैं, ठीक है। कितने? 6 पार्ट हो गए। पहला है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो इसके आपके 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर रहेंगे। इसके अलावा पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यूपी के परिप्रेक्ष्य में ये पूछा जाएगा, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। इसके भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर है पंचायतों की वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, तो 10 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, 5 क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। और ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ये थोड़ा 20 नंबर है, इसका वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है ना। और साथ ही जो छठा भाग है वो है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। जो आप बनेंगे ना BPO, तो आपकी भूमिका क्या होगी उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पहले से ही पढ़ना है। तो 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल हो गए आपके कितने? 10, 20, 30, 40, 60 यानी 65। एक बड़ा पोर्शन आपको पंचायती राज का देखने को मिलेगा। 65 क्वेश्चन यहाँ पर आपके और 65 नंबर, लगभग सिलेक्शन तो यहाँ यही से हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको विशेष रूप से हमें पढ़ना है, पूरी ईमानदारी के साथ इसको पढ़ना है, ठीक है ना। और इसके बाद जो भाग 2 है वो आपका है कंप्यूटर से संबंधित। तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ इसके भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर लास्ट में जो 20 नंबर का पोर्शन है वो हमारा यूपी स्पेशल का है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है GK। तो ये रहा आपका सिलेबस। इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 नंबर के, और आपके लिए समय बहुत पर्याप्त है, ठीक है ना दोस्त। तो लग जाइए, फिर आज से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो आप भी मेहनत करिए, हम भी आपको बराबर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज, और हम लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको फुल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फुल लेंथ यहाँ पर आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन मैं पूरे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि साथियों बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और फिर आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो जिस स्तर की हम लोग मेहनत करते हैं उसका थोड़ा सा आपको हमें रिटर्न तो देना ही पड़ेगा।
और हमारा रिटर्न ये है कि आप लोग अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, है ना, और एक सिलेक्शन पाएँ, अपना सीट पक्की करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है करेक्ट किस साहित्य में मिलता है। थोड़ा स्पीड में करेंगे जिससे कि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा ना हो। विदिन 1 घंटे के अंदर हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ज़्यादा फैक्ट पर बात नहीं करेंगे, जहाँ मुझे लगेगा कि आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। और साथ ही आप लोग कमेंट भी करते चलें साथ साथ, तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो ग्राम शब्द का कह रहे हैं कि सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य से मिलता है। तो ग्राम शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो वैदिक साहित्य से मिला है, ठीक है ना, वैदिक साहित्य से मिला है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्राम मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोग बाग कैसे रहते हैं, लोग बाग मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है ना, और प्रकृति से उनका जो है एक प्रकार का रिलेशन होता है, निकटता होती है, और उसी के अनुरूप इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो प्रकृति के अनुसार ही वो करते हैं। जैसे कि आपका खेती हुआ, मत्स्य पालन हुआ और पशुपालन हुआ, तो इनका जो सारा आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था किन कारणों से कमज़ोर हो गई थी। कह रहे हैं कि नगरों पर अधिक ध्यान देना, ठीक है, नगरों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था, जमींदारी को बढ़ावा देना और जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी थी। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। तो ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की गई थी मेरे साथियों, वो की गई थी 1882 में, ठीक है ना। राइट आंसर कब क्या है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये आर्टिकल है आपका कौन सा 40, आर्टिकल 40 इसी के तहत, ठीक है ना। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों के प्रावधान को अभिव्यक्त किया गया है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है, ये राज्य के नीति निर्देशक जो तथ्य हैं उनके सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक। तो राइट आंसर हो गया सी। पाँचवा देखते हैं। नगरपालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो नगरपालिकाओं की जो संरचना है वो आर्टिकल 234 के दामे 234 के दामे वर्णित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, ठीक है ना, और ये हुआ था आपका 1992 में। समझ रहे होंगे आप कौन सा संविधान संशोधन है। तो ये 73वां संविधान संशोधन था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। योजना आयोग की सिफारिश पर पंचायत समिति का गठन जो है किया गया था, वो समिति थी आपकी GBK राव समिति। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और इस समिति का जो गठन किया गया था वो 1985 में किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई। किस अधिनियम में, ठीक है। अभी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था कौन सा, ये दूसरा था, कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ गया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, ठीक है, स्थानीय स्वशासन वाला है ये। और अब क्वेश्चन है आपका किस अधिनियम में पहली बार, ठीक है, किस अधिनियम में। तो कौन से अधिनियम में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी। करेक्ट आंसर है आपका 1793 का अधिनियम था। इसमें आपको ये
स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी। 9वां है उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे साथियों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल 1994 में। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जब गठन होता है जिसमें एक प्रधान, उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है जैसे, और मध्य प्रदेश में सरपंच, तो जब इसका गठन होता है तो इसके लिए ग्राम पंचायत को पूरा करने के लिए कुछ सदस्यों का भी गठन होता है। ठीक है, जैसे ये तो हो गया मुखिया, तो मुखिया के साथ भी तो कुछ होना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री के जो होते हैं मंत्री वगैरह। ठीक है ना, तो ऐसे ग्राम पंचायतों में भी ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, तो ये मिनिमम 7 होते हैं। ठीक है, कम से कम 7 होंगे और मैक्सिमम 17। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। 11वां, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के किस अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संचालित हो रही है? तो वर्तमान में कह रहे हैं कि कौन से अधिनियम के द्वारा जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो संचालित हो रही है? तो ये आपका 1947 का जो था संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, इसी के तहत हमारी अभी ये पंचायती राज व्यवस्था संचालित हो रही है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? ठीक है ना, कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करी गई है? तो ये धारा है आपकी 11B। ठीक है, किस धारा में की गई है? 11B में इस प्रधान के चयन की बात की गई है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी 1000 है तो वहाँ कितने सदस्य होने चाहिए? 1000 आबादी है यदि किसी ग्राम पंचायत की, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो सदस्य हैं ग्राम पंचायत के उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वहाँ पर 9 सदस्य होने चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा? तो उसके कृत्यों का जो संपादन किया जाएगा साथियों वो किसके द्वारा किया जाएगा? मतदान अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, कह रहे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? तो 16वें का जो हमारा सही आंसर होगा मेरे साथियों वह है हमारा आर्टिकल 243(3) का। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 17वां देखते हैं, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? ठीक है, तो ये जो अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात हो रही है, आपका अभी नया बिल आया है जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में अब इन्होंने 33% कर दिया। तो ये स्टार्टिंग से ही महिलाओं के लिए पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें 33% पद आरक्षित होते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 18वां, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ठीक है, मान लीजिए पंचायत जो भंग हो रही किसी कारणवश, प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या मान लीजिए कि कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो जो पंचायत समिति जो होती है वो भंग होती है। कह रहे कितने अवधि के अंदर चुनाव होने चाहिए? 3 माह, 6 माह, 1 माह या 1 वर्ष? तो राइट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। राइट आंसर क्या हो गया? 6 माह के अंदर चुनाव करा लिए जाते हैं। 19वां, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। कितनी ग्राम पंचायतों की संख्या है? अरे गैर आबादी वाले गाँव से अधिक है। ठीक है, कितनी है? गैर आबादी वाले गाँव से अधिक होगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे?
उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कह रहे हैं कि कब संपन्न कराए गए थे, तो ये हुए थे आपके वर्ष 1972-73 में। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है यहाँ पर। कह रहे केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ठीक है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 एम, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 एम, तो ये गलत है। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? बी हो जाएगा। ये हमारा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये जो राज्य वित्त आयोग है वो 243 एम नहीं आई में है, ठीक है, आई में है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है? तो ग्राम पंचायत को दिया जाता है, इसका ये जो है कि ग्राम पंचायत को जाता है आपका 70%, जिला पंचायत को जाता 15% और क्षेत्र पंचायत को 15%, ठीक है। तो ये इनको इस तरीके से इनका वर्गीकरण किया जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1994 में, ठीक है। और वर्तमान में जो पंचायतों में वित्त आयोग चल रहा है, तो केंद्रीय वित्त आयोग है वो है आपका 15th फाइनेंस। कौन सा चल रहा है? 15th फाइनेंस चल रहा है। और राज्य वित्त आयोग है वो 5वां चल रहा है, 5th, ठीक है ना, 5वां राज्य वित्त आयोग। और ये आपका 15वां केंद्रीय वित्त आयोग चल रहा है अभी, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। राज्य वित्त आयोग 5वां है, केंद्रीय वित्त आयोग चल रहा है 15वां। इसी के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है ग्राम पंचायतों को। नेक्स्ट है, पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये उपबंध किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 25वां, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किए जा सकते हैं? ठीक है, तो राज्य सरकार जितना ठीक समझे उतने कर सकती है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। फिर रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? ठीक है, तो जो पहली प्रति होती है, प्रथम प्रति, केवल वो निःशुल्क जारी की जाती है। इसके बाद अगर इसके अलावा आप कोई भी प्रति निकलवाएंगे तो उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? तो ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जो कार्य योजना निर्माण होती है ग्राम पंचायतों में विकास कराने के लिए, उसके 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं साथियों? 5 चरण होते हैं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान, ठीक है, जो प्लान बनाया जाता है ड्राफ्ट प्लान, कब विकास किया जाता है? तो ये कार्य होता है आपका चौथे चरण में। कौन से चरण में होता है? चौथे चरण में। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां है कि 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच का अनुपात क्या रखा है? तो शर्त रहित और सशर्त निष्पादन अनुदान का जो अनुपात है वो 90-10 का है। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। 30वां क्वेश्चन, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका कह रहे हैं कि क्या होती है? तो केंद्रीय वित्त आयोग जो है कह रहे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, ठीक है भाई। केंद्रीय वित्त आयोग को वित्तीय योजनाएं तैयार करना, वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध कराता है, मैंने आपको बताया है ना अभी, केंद्रीय वित्त आयोग जो हमारा 15वां चल रहा है। नेक्स्ट है, पंचायत एंटरप्राइज सूट PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? तो राइट आंसर है 11। 32वां क्वेश्चन, NIC का मुख्यालय कहाँ है? NIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
NIC का मुख्यालय नई दिल्ली में, ए करेक्ट हो गया। 33वां इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि NIC की स्थापना कब की गई थी। तो स्थापना हुई थी साथी उसकी 1977 में, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुधन बीमा योजना क्या है। पशुधन बीमा योजना, तो पशुधन बीमा योजना कह रहा है कि सभी प्रकार के जानवरों का बीमा कराना, नहीं है भाई। सभी दुधारू पशुओं का बीमा कराना, केवल दुधारुओं का नहीं, दुधारू पशु और साथ में मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये पशुधन योजना है, पशुधन बीमा योजना। फिर 35वां है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किस चीज़ से है। तो ये है आपका आवास से संबंधित योजना है ये, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई थी। 36 में है कि गांधी ग्राम योजना की शुरुआत, तो ये शुरू हुई थी आपकी 1995-96 में, ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो शुरू हुई थी वो 1999 में और 2000, ठीक है, वित्तीय वर्ष 1999 और 2000 के लगभग ये हमारी योजना शुरू हुई थी। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 38 हमारा है कि कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ग्रीन कार्ड योजना जुलाई 1985 में, ये सही है। समेकित बाल विकास परियोजना जो है 1975, बिल्कुल सही है। और फिर है हमारा कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये कह रहे सी, तो ये गलत है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाना है, ठीक है। ये 2018 में नहीं, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 39 सामान्य सेवा केंद्र, जिसे हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से भी जानते हैं, कि संरचना में शामिल है। तो राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी, ग्राम स्तरीय उद्यमी, ये सभी शामिल हैं, डी हमारा राइट आंसर हो गया। CSC का फुल फॉर्म अभी बता दिया मैंने आपको, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारी जो है सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA की शुरुआत कब की गई थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी मेरे साथियों, वो हुई थी आपकी अप्रैल 2022 से। सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। सी कैसा होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना, तो राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का जो संबंध है वो है हमारा ग्रामीण पेयजल, ठीक है। ग्राम पंचायत में जो पेयजल की व्यवस्था है वो इस योजना के अंतर्गत आपका आता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं या हैं। कह रहे कि सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये सभी, उपरोक्त सभी, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 44 ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की जो शुरुआत की गई थी साथियों, वो वर्ष 2016 में की गई थी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, क्या इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य था रोजगार के अवसरों का सृजन करना। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपकी ग्राम पंचायत में ही लोगों को रोजगार के अवसरों का सृजन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जल जीवन मिशन जो है वो आपका 2024 तक कंप्लीट, यानी इसी साल के अंत तक इसको कंप्लीट किया जाना है। तो 19 से 24 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 47 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा 1,20,000 जो है वो लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं
और ये जो रुपए हैं ये 3 किस्तों में, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में लाभार्थी के खाते में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो पहली जो किस्त होती है वो होती है आपकी 40,000 की, दूसरी होती है 70,000 की, और जो अंतिम किस्त होती है तीसरी वो 10,000 की होती। तो इस प्रकार से आपके पूरे 1/20 लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त 90 मानव दिवस मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के, ठीक है, मान लीजिए कि वो आवास बना रहा है तो उस समय घर पे रहेगा, तो उसकी ये तो मिल गया पैसा घर बनाने के लिए, पर उसका खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से होगा। तो इसके लिए सरकार ने उसको 90 मानव दिवस यानी 237 प्रति दिन की अभी जो मजदूरी है मनरेगा की, उसके माध्यम से 90 मानव दिवस की अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। 48वां क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना जो है कह रहे हैं कि किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपकी सितंबर, ठीक है, कब 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को ये लागू की गई थी, ठीक है ना। और इसी योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जो है वो लोगों को प्रदान किया जाता है, जिसमें ये करीब 10 करोड़ लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें इनको 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है, यानी मुफ्त इलाज इसमें 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2018 में। 49 पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित की थी। तो ये जो कैंपेन चलाया गया था मेरे साथियों, ये चलाया गया था 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक के लिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत से कम 5-5 महिलाओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाना है, ठीक है। और ये जो महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह की सदस्य होंगी, ठीक है। इनके लिए फील्ड टेस्ट किट, है ना, फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाएगी और इनका प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को सौंपा गया है। जिला योजना समिति के गठन का दायित्व कह रहे हैं कि किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल 243 ZD के अंतर्गत, बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है। तो असत्य बताना यहाँ पर क्या है। कह रहे कि लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ये तो सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ठीक है। ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सीमित करना, ये यहाँ पर आपका असत्य है, ठीक है। यहाँ पर रोजगार के अवसर को सीमित नहीं कर रहे हैं और व्यापक बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है इस योजना के तहत। तो केवल डी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था शिल्प ग्राम लखनऊ से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 54 देखते हैं। निम्न योजनाओं का सही मिलान करना है, ठीक है ना। कौन सी योजना कब आई थी, तो हमको यहाँ पर मैचिंग करानी है। ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, तो ये आपकी आई थी 1999 से 2000 होना चाहिए, मिसप्रिंट है। फिर है गंगा कल्याण योजना, तो ये आपकी 1997-98 में। और समग्र आवास योजना 99-2000 में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000-2001 में। तो राइट आंसर हमारा है यहाँ पर बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जो कि ग्राम पंचायत में ही लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराती है। तो इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहें तो ये वर्ष 2006 से लागू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के गाँव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था? किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये वर्ष 2016 में की गई थी। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 57 आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिगत विकास से संबंधित क्रियाकलाप हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन और सांस्कृतिक विरासत, ये दोनों ए और बी दोनों, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सखी मंडल किसकी विकास योजना से संबंधित है? सखी मंडल किसकी विकास योजना से संबंधित है? तो सखी मंडल जो है वो ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। 59 उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना है उसका उद्देश्य है कि पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को भी प्रेरणा मिले। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? तो स्मार्ट विलेज का जो मॉडल है वो यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। किस पर आधारित है? यूरोपीय मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है भाई, जेल में जो है जन्म या मृत्यु हो रही तो कह रहे कि उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जेलर होगा, जिले का न्यायाधीश होगा, ग्राम प्रधान होगा या पंचायत सेक्रेटरी होगा? तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार जेल का जेलर ही होगा। ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। तो ग्राम सभा की जो बैठकें प्रतिवर्ष कम से कम 2 तो अनिवार्य हैं। एक है आपकी खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और दूसरी है जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। तो 2 मुख्य रूप से हैं, इसके अलावा भी ग्राम पंचायत जो है बैठकों का आयोजन कर सकता है। नेक्स्ट है तो सी हमारा यहाँ पर राइट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण जो अधिनियम था वो 1886 में आया था। डी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? ठीक है, तो जब आप बनेंगे ना बीपीओ, ग्राम विकास सचिव, आप ही को कहा जाएगा, विलेज पंचायत ऑफिसर को, तो आपकी सहायता करने के लिए मिलेंगे पंचायत सहायक। ठीक है, और इसके अलावा आपको मनरेगा का भी कार्य देखना पड़ेगा, तो उसमें मिलेंगे आपको वहाँ पर रोजगार सेवक। कौन मिलेंगे? रोजगार सेवक, जो कि मनरेगा योजना का पूरे तरीके से क्रियान्वयन करते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 65 देखेंगे, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है। तो विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाने के लिए आप ही करेंगे मदद जब सचिव बन जाएंगे। तो ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा आता है 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब अपन ने 65 क्वेश्चन जो हैं वो पंचायती राज विभाग के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने आपको उसमें अलग अलग खंडों में उसको डिवाइड किया गया है, वो भी आपको बता दिया है। तो 65 अपन ने वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से अपन को 15 करने हैं कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन करने हैं यूपी स्पेशल। तो चलिए पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम है? ठीक है, तो कौन सी विशेषता है ये? तो ये विशेषता है आपकी स्टाइल्स। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को डॉट डॉट कहा जाता था। तो जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर होता था उसको पास्कल लाइन कहते थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग कैरेक्टर या संप्रतीकों को हटा देता है? तो वो है आपका क्लीन। ठीक है, क्लीन सभी जो गैर मुद्रण आपके कैरेक्टर हैं उनको क्लीन कर देता है। नेक्स्ट,
के मीन्स एल्गोरिथम एक डॉट डॉट एल्गोरिथम है, के मीन्स। तो के मीन्स एल्गोरिथम जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, IoT उपकरण मतलब IoT उपकरण वो होते हैं मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसका पूरा, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वायरलेस संचार के लिए हम लोग ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा डॉट डॉट भाषा में लिखा जाता है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा जो है तो वो लिखा जाता है आपका जावा में, सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पर आजकल काफ़ी विशेष जोर दिया जा रहा है, एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है। तो AI में पर्ल जो भाषा है वो उपयोग नहीं की जाती है, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कह रहा है याहू करती है, आउटलुक, जीमेल या iCloud मेल। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ईमेल सेवा है वो है आउटलुक। कौन सी है साथियों, आउटलुक है, बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 74 साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। तो ये है आपका DDoS अटैक, DDoS अटैक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कह रहे कि कौन है, तो WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है ना, हैशटैग लगाते हैं ना हम लोग सोशल मीडिया में, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो हैशटैग का जो उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है सोशल मीडिया में, वो होता है पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना। ठीक है, जो हम पोस्ट डाल रहे हैं तो जो लोग उससे संबंधित कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो वो उनको दिखाई देगी। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए जो तकनीकी उपयोग होती है, ठीक है, वो है डिजिटल सिग्नेचर। जैसे कि डोंगल वगैरह बनाए जाते हैं, आप भी ग्राम पंचायत का जब पेमेंट करेंगे तो आपका एक डोंगल बनेगा जो कि डिजिटल सिग्नेचर होते हैं आपके, तो उसी के माध्यम से आप जो है पेमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम डॉट डॉट चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गई आपकी ram123@gmail.com, ठीक, तो @ के द्वारा इसको अलग किया जाता है ना। तो ये होता है यूजर नेम और ये gmail.com जो होगा वो होता है डोमेन नेम। gmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, outlook.com हो गया, आपको बताया ना, तो ये डोमेन होता है। बीच में ये सेपरेट कर रहा है आपका @ जो है वो इसको सेपरेट करेगा। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर की CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं। तो इन लाखों बहुत छोटे छोटे जो स्विच होते हैं उनको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डाटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डॉट डॉट से सुरक्षित कर सकते हैं, यानी आप इसे पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से हमारा आएगा यूपी स्पेशल के, तो 20 क्वेश्चन हम लोग यूपी स्पेशल के करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठे रहिए, कहीं मत जाइए, ठीक है ना। अपन बहुत स्पीड में कर रहे हैं और मैंने कहा था ना कि 1 घंटे के पहले अपन इसको ख़त्म कर देंगे 100 क्वेश्चन है। चूँकि आज अपन ने सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कल से अपन देखते हैं और 40-45 मिनट में ही फिनिश करेंगे, ठीक है। लंबा वीडियो बनता है तो फिर देखने में मन नहीं लगता है लोगों का। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो
तो ये जो नृत्य शैली है वो चरकुला नृत्य शैली है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 82, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। ठीक, तो ये जो वस्तुएं हैं वो आपकी चिन्हट और मासेलिया में उत्पादित की जाती हैं। करेक्ट आंसर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। 83, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था। तो मैंने कल ही जूनियर असिस्टेंट में ये डिस्कस किया था। उत्तरी कौशल जो जनपद है, 16 महाजनपद थे ना पहले, जिनमें से 8 हमारे उत्तर प्रदेश में थे। तो कौशल जनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। नेक्स्ट देखते हैं, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात डॉट डॉट है। क्या है? ठीक है, तो ये जो दशावतार मंदिर है ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये पंचायतन शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है? पंचायतन शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पंचायतन शैली में क्या होता है, एक जो मुख्य मंदिर होता है वो सेंटर पर होता है और उसके चारों तरफ और अलग और मतलब अन्य मंदिर होते हैं। ये पंचायत शैली की विशेषता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। तो जो दलदली हिरण होता है, दलदल हिरण, उसकी रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 86, फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतेह शब्द का अर्थ जीत है। ठीक है, तो यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। तो जो फतेह शब्द है जिसका अर्थ जीत है, ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फारसी भाषा से। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 87, लेखकों और उनकी कृतियाँ रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा की रचना है छड़दा, बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त जी की है तिलोत्तमा, ये भी सही है। सूरदास की कह रहा है अष्टसूर है, तो अष्टसूर जैसी कोई भी रचना सूरदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। यहाँ पर हमारा जो गलत जोड़ा है वो सी वाला है, जो कि राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। और प्रेम पथिक आपकी है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट 88 है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है। तो ये गंगा नदी और वरुणा नदी के संगम के पास स्थित है सारनाथ। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 89, अक्टूबर 2023 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में आपके अभी वर्तमान में जो नगर निगम हैं उनकी संख्या है आपकी कितनी? 21। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये कुछ निम्नलिखित जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों और स्थान पर मिलान करना है, इनको मिलान कराना है अपन को। ठीक है, चलिए कराते हैं मिलान। कह रहे वॉल हैंगिंग, तो वॉल हैंगिंग जो जीआई टैग है वो गाजीपुर। और हस्त निर्मित दरियाँ मिर्ज़ापुर। कैंची जो है आपकी वो मेरठ। और हस्त निर्मित कालीन जो है वो भदोई के। ठीक है, भदोई के, इनको जीआई टैग और उनके स्थान ये हमारे मैच हो गए, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया। ठीक है, नेडा का निर्माण कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कब किया था। तो ये किया गया था आपका अप्रैल 1983 में। बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। 1909 की बात हो रही है, तो उस समय ये अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 93, उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। ठीक है, तो ये खांडेसरा और थारी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 94, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ यानी वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? ठीक है, तो ये जो योजना है वो नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के सहयोग से शुरू की गई है। संयुक्त रूप से ये दोनों लोगों ने की है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयन का मार्ग कर दिया है? रामनाथ गोयन का मार्ग कर दिया है, तो ये जो अमलतास रोड था उसका नाम बदलकर हो गया है रामनाथ गोयन का। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कह रहे हैं कि किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2012-13 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 97, कानपुर में स्थित लाल इमली किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? लाल इमली कह रहे हैं कि किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये लाल इमली एक जगह, लाल इमली मिल, ठीक है, लाल इमली मिल ये वूलन यानी जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल यानी वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो ये जो सरकार ने दी है वो 31 है। इनकी संख्या कितनी है? सेज की जो संख्या है वो है आपकी 31। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1957 में। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना, फटाफट अपन ने निपटा दिया है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? बताइए आप लोग कितनी है? अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम बार, ठीक है, अंतिम बार करते हैं, जोरदार प्रहार करते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है रूमी दरवाज़ा की वो 60 फीट है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आज का पहला सेट यहाँ पर सकुशल संपन्न हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो ज़बरदस्त इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखिए। जय हिंद।